बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हलाल करप्शन पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, वो हलाल करप्शन जिसमें नाम आता है बहरिया टाउन का, बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन का। यानी नाज़रीन, वो हलाल करप्शन जिस पर बात करना ममनू है, वो हलाल करप्शन जिस पर बात करते हुए लोगों के पर जल जाते हैं। बहरिया टाउन और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन की वो हलाल करप्शन जिस पर बात करने के बजाय बड़े बड़े सहाफ़ी, दानश्वर, सियासतदान और कानूनदान खामोशी अख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहरिया टाउन और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन की हलाल करप्शन के हवाले से कुछ अहम तफसीलात, कुछ अहम इंकशाफात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि हलाल और हराम करप्शन का फ़र्क क्या होता है। लेकिन उससे पहले पीडीएम के हवाले से एक अहम खबर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, ज़राए से ये खबर जो है वो शेयर की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि पीडीएम ने यानी मौलाना फजल रहमान ने और पीडीएम में शामिल दीगर सियासी जमातों ने यह फैसला किया है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरह का भी अज़ खुद रब्ता नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद से पीडीएम के साथ राब्ता करती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस राब्ते का मस्बत जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मौलाना फजल रहमान और पीडीएम की दीगर सियासी जमातों ने इस बात को मशरूत कर दिया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में शामिल होना चाहती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने रवैये के ऊपर माजरत करना होगी, पीडीएम की दीगर सियासी जमातों से माफ़ी मांगना होगी। एक तो माजरत करना होगी जो शोकास नोटिस शाहिद खाकान अब्बासी जो कि पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी को भिजवाया गया था। उस शोकास नोटिस को फाड़ने के ऊपर पीपल्स पार्टी को माजरत करना होगी और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी को माजरत करने के साथ साथ वजाहत भी पेश करना होगी कि जो सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे के ऊपर बाप के वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल किए, पीडीएम की जमातों को धोखा दिया गया और जो कमिटमेंट हुई थी कि इस सेनेट में अपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम नवाज का होगा, इस मामले के ऊपर वजाहत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजरत करना होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, ज़राए ने यह भी बताया है कि पिछले दिनों आसिफ अली ज़रदारी के एक ख़ास मोतमद ख़ास जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में उस मोतमद ख़ास ने कोशिश की कि मौलाना फजल रहमान की आसिफ अली ज़रदारी के साथ टेलीफोन पर बातचीत करवा सकें। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने मोतमद ख़ास के ज़रिए आसिफ अली ज़रदारी के साथ बात करने से इनकार कर दिया और ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान का उस मोतमद ख़ास से ये कहना था कि अगर आसिफ अली ज़रदारी के साथ मेरी बात करवानी है तो मैं खुद से आसिफ अली ज़रदारी के साथ बात नहीं करूँगा। आसिफ अली ज़रदारी मेरे पुराने दोस्त हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मेरा पुराना उनके साथ ताल्लुक़ है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में शामिल होना चाहती है तो इस पे पहल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना होगी, आसिफ अली ज़रदारी को खुद मुझे फ़ोन करना होगा, तो तभी ये मामला जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। ज़राए से ये भी बताया गया है कि क्योंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 2 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और अवामी नेशनल पार्टी को ये मौका दिया जा चुका है कि जो फैसले उन्होंने किए हैं पीडीएम से खुद को डिस्टेंस करने में, खुद को दूर करने में, अगर दोनों सियासी जमातें 2 मरतबा मौके मिलने के बावजूद भी अपने फैसलों के ऊपर नज़रसानी नहीं करते तो अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ऐसा कोई ऑप्शन या कोई रिलैक्सेशन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अवामी नेशनल पार्टी को नहीं दी जाएगी। और ज़राए नाज़रीन ये बता रहे हैं कि ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद ये फैसला कर लिया गया है कि मरकज़ी जो है वो पीडीएम का इजलास बुलाया जाएगा जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी को एक मरतबा फिर मदऊ नहीं किया जाएगा। लेकिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के हवाले से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी से हटकर जो भी फैसले होंगे वो फैसले किए जाएंगे और हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद दोबारा से उसी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा जो सितंबर 2020 के बाद हुकूमत के खिलाफ जो है वो शुरू की गई थी। ये तो नाज़रीन अपडेट हो गई, लेकिन यहाँ पर मैं अपने ज़राए से ये भी ऐड कर दूँ कि ये जो अभी पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट से साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को लंदन रवानगी का, लंदन जाने की इजाज़त दी गई, उसके बाद तो हुकूमत ने खैर उन्हें जाने से रोक दिया। अब आसिफ अपना शहबाज शरीफ के पास अपने ऑप्शन मौजूद हैं, तौहीन अदालत की दरख्वास्त हुकूमत के खिलाफ दायर कर सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत यह कह रही है कि हमने उस फैसले के खिलाफ, लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हमने अपील में जाना है। लेकिन अपील में जाने के लिए ये भी देखना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो शायद जिस दिन दायर हो
उसी दिन शायद उसे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया जाए, डायरेक्शन भी लाहौर हाई कोर्ट की आ जाए। लेकिन ये जो फैसला है शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त देने का, ये लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी फैसला है। अमूमी तौर पर जब अबूरी हुक्मनामे को आला अदालत में यानी छोटी से बड़ी अदालत में चैलेंज किया जाता है, तो बड़ी अदालत जो है वो ये कहती है कि चूँकि मामला अभी पेंडिंग है तो लिहाजा हम इस मामले में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हाँ, हम ये डायरेक्शन जारी कर सकते हैं कि इस मामले को जल्द अज जल्द जो है वो हाई कोर्ट या जो भी निचली अदालत है उसे जल्द अज जल्द इसके ऊपर फैसला करे, ताकि अगर कोई पार्टी मुतासर होती है उस फैसले से तो वो आला अदलिया से रिजू कर सके। तो लग नहीं रहा कि अगर अपील दायर भी की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी किस्म की मुदाखलत करेगी। लेकिन इसमें जो चीज़ सामने आ रही है कि अगर शहबाज शरीफ लंदन चले जाते, जिस तरह से 8 हफ्तों की इजाज़त उन्हें मिली थी, तो फिर ईद के बाद पीडीएम का क्या बनेगा? क्योंकि जेल से रिहा होने के बाद, ज़मानत मिलने के बाद शहबाज शरीफ ने पीडीएम में जाना था और यही बात मौलाना फजल रहमान ने भी की थी। और अगर शहबाज शरीफ लंदन चले जाते हैं तो फिर पीडीएम के अंदर मुस्तफ़ा नवाज़ की पोजीशन क्या होगी, या पीडीएम को लेकर अब मुस्तफ़ा नवाज़ का आइंदा का लाहेअमल क्या होगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। लेकिन बहरहाल जो पहली खबर है उस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ कि बहरिया टाउन और मलिक रियाज हुसैन की हलाल करप्शन क्या है। लेकिन उसकी तफसील और कुछ अहम इंकशाफात आप नाज़रीन से शेयर करने से पहले मैं आप नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि हराम और हलाल करप्शन का फ़र्क क्या होता है। हराम करप्शन में नाज़रीन ये होता है कि नैब में कोई कंप्लेंट दायर कर देता है, कंप्लेंट आ जाती है, शिकायत आ जाती है और नैब उसके ऊपर तहकीकात अपनी पहले इंक्वायरी का आगाज़ करता है, फिर उस इंक्वायरी को तहकीकात में बदल दिया जाता है और फिर उस पर एक रेफरेंस तैयार करके एहतसाब अदालत में दायर कर दिया जाता है। और हराम करप्शन में अमूमी तौर पर यह भी देखा गया है कि जो करप्शन करने वाला होता है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाती है, इंक्वायरी के लेवल पर, तहकीकात के लेवल पर, या फिर एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के बाद एहतसाब अदालत उन्हें सज़ाएँ सुना देती हैं और सज़ाओं के बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। और इस कैटेगरी में नाज़रीन सियासतदान भी आते हैं, अपोजिशन के लोग भी आते हैं और इसमें ब्यूरोक्रेट भी आते हैं और आम लोग भी आते हैं। किसी को फेवर करने की बात नहीं कर रहा। लेकिन जो हलाल करप्शन नाज़रीन होती है उसमें यह अमूमी तौर पे देखा जाता है कि कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी होती है, तहकीकात होती है, रेफरेंस दायर कर दिया जाता है, लेकिन हलाल करप्शन करने वाले को किसी तरह से तंग नहीं किया जाता, उनके खिलाफ घेरा भी तंग नहीं होता, नैब की भड़कें भी सामने नहीं आती और गिरफ्तारी भी किसी के अमल में नहीं लाई जाती। और जब रेफरेंस दायर कर दिया जाता है तो वो रेफरेंस भी आम जो रेफरेंस दायर किए होते हैं उससे ज़रा मुख्तलिफ, ज़रा हट के होता है और रेफरेंस के दौरान भी ना हलाल करप्शन करने वालों की किसी किस्म की पेशियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये नाज़रीन हलाल और हराम करप्शन का फ़र्क है। हलाल करप्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि मलिक रियाज हुसैन और मुबैना तौर पर जो हलाल करप्शन है मलिक रियाज और बहरिया टाउन के, उसमें इन दोनों का नाम आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पिछले बहरिया टाउन की हलाल करप्शन, मुबैना हलाल करप्शन क्या है। पिछले चंद दिनों से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बहरिया टाउन कराची ने जो कराची के इलाके के जो पुराने जो गोट हैं उनके इलाकों के ऊपर, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करने का एक नया ऑपरेशन शुरू कर रखा है। वहाँ पर एक नया रास्ता बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के ज़रिए एक तो जो बहरिया टाउन का जो कता अर्जी है, राजी है, उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 16,000 एकड़ तो सिंध हुकूमत ने अलॉट कर दिया था, लेकिन उससे ज़्यादा की ज़मीन के ऊपर जो है बहरिया टाउन कब्ज़ा करना चाहता है। एक और रास्ता भी बनाया जा रहा है। तो वहाँ के इलाके के जो मकीन हैं वो इस पर जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि सियासतदान भी तकरीबन खामोश हैं, कानूनदान भी खामोश हैं और इसके साथ साथ सहाफ़ी भी ज़्यादा खुल के इस पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि बहरिया टाउन के जब मामलात की बात आती है तो फिर उसमें बहुत सारे मामलात जो है वो सोचने भी पड़ते हैं। अगर कानूनदानों की बात कर लें, हराम करप्शन के ऊपर तो बहुत सारे कानूनदान बात करते हैं, सियासतदान बात करते हैं। आपको एतजाज़ एहसन भी, आपको अली ज़फ़र भी, आपको हमारे साथी अज़हर सदीक़ भी शरीफ ख़ानदान की और उसके साथ साथ ज़रदारी ख़ानदान की करप्शन के ऊपर बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब बहरिया टाउन की करप्शन की बात की जाए तो वहाँ पर हमारे ये तीनों, बल्कि हम तीनों जो कानूनदान हैं, अली ज़फ़र साहब हों या एतजाज़ एहसन साहब हों या अज़हर सदीक़ साहब हों, या आपको बहरिया टाउन की करप्शन के ऊपर बात करते नज़र नहीं आएंगे। जिस तरह से ये ज़ोर लगा के, अपना पूरा ज़ोर लगा के शरीफ ख़ानदान की, ज़रदारी ख़ानदान की, ब्यूरोक्रेट्स की, अपोजिशन के दीगर लोगों की करप्शन पे बात करते हैं, लेकिन इनकी करप्शन पे आपको बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वकील हैं और वकील की अगर कोई खिदमात हासिल कर लेता है, क्योंकि मलिक रियाज हुसैन ने कई मरतबा अपने इन करप्शन के, मुबैना करप्शन के केसेस में एतजाज़ एहसन की, अली ज़फ़र की और
अज़हर सदीक़ साहब की खिदमत हासिल की हैं, तो वो कैसे इनकी करप्शन पर बात करेंगे। तो ये भी बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर के, जहाँ आपके नज़रियात का इख्तलाफ होता है वहाँ तो आप बात करते हैं, लेकिन जहाँ असूल की बात होती है वहाँ पर आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो ये भी हमारे सामने है और ये अलमिया है पाकिस्तान का, ये बदकिस्मती आप कह लें कि हम इस तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मेरे पास एक ऑर्डर है ये सुप्रीम कोर्ट का, इसमें मैं आप नाज़रीन को बता देता हूँ कि बहरिया टाउन की करप्शन का, हलाल करप्शन का हाल क्या है। मुझे वो ज़रा वो ऑर्डर खोल लेने दें, फिर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और जो लोग तनकीद करते हैं जैसे शेख अज़मत सईद को, उन्हें भी छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। ये नाज़रीन ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का 6/3/2019 का, यानी मार्च 2019 का ये ऑर्डर है। और ये ऑर्डर डिक्टेट किया गया था साबिक जस्टिस शेख अज़मत सईद की जानिब से। मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर इसका मतलब भी बताऊँगा और फिर मकसद भी बताऊँगा कि ये मैंने क्यों पढ़ा है। इसमें लिखा गया है नाज़रीन, परसुएंट टू द आवर प्रीवियस ऑर्डर डेटेड 28/2/2019 अ न्यू सेट ऑफ साइट प्लान हैज़ बीन फर्निश्ड, यानी बहरिया टाउन ने एक नया साइट प्लान जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। मोर इम्पोर्टेंटली वाइड द सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर 1870 of 2018 a commitment has been made that if any persons have been allotted any plot in the area which is allotted claim by the Bahria town beyond the 16,896 acres, such person shall be accommodated in the area in their possession or compensated otherwise to their complete satisfaction। यानी 16,896 एकड़ से ज़्यादा जो प्लॉट बहरिया टाउन ने फ़रोख्त कर रखे हैं, तो कमिटमेंट ये दी गई है कि जो ज़्यादा प्लॉट फ़रोख्त करती हैं 16,896 एकड़ से ज़्यादा, उन लोगों को या तो बहरिया टाउन कंपनसेट करेगा या फिर उन्हें प्लॉट दिए जाएंगे 16,000 एकड़ के अंदर, या फिर उन्हें फाइनेंशियली कंपनसेट किया जाएगा उन अलॉटीज़ को जिन्हें प्लॉट फ़रोख्त किए गए हैं उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक। और आज नाज़रीन 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और ये जो 16,000 एकड़ से ज़्यादा जिन लोगों ने प्लॉट हासिल किए थे बहरिया टाउन के, जो अफेक्टी कहलाते हैं, आज भी वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। अगर इस ऑर्डर की कंप्लाइंस के लिए, इस ऑर्डर की कंटेम्प्ट के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो उन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराज़ात लगा दिए जाते हैं। अब वो जो मुतासरीन हैं जिन्होंने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दे रखे हैं और उन्हें प्लॉट नहीं मिल रहा क्योंकि 16,000 एकड़ के अंदर उनका प्लॉट आता नहीं था, लेकिन बहरिया टाउन ने, क्योंकि उस वक्त सिंध हुकूमत के साथ उनके मामला चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तो उस वक्त तो शायद उन्हें ये 16,000 एकड़ के बाहर उन मुतासरीन को प्लॉट मिल जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि फैसला आ गया जिसमें कह दिया गया कि 16,896 एकड़ से बाहर जो है बहरिया टाउन जो है किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकेगा, तो उसके बाद ये लोग जो हैं जिन्होंने प्लॉट खरीदे थे आज भी ज़लील ख्वार हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन की कमिटमेंट होने के बावजूद। हमारे एक दोस्त हैं फ़ज़ील सदीकी साहब, इराक़ में होते हैं, इलाके शुमाली इलाका जात में, कराची से उनका ताल्लुक़, बता रहे थे कि तकरीबन 200-250 से 300 ऐसे ज़्यादा लोग हैं जिन्हें अभी तक बहरिया टाउन ने पैसे वापस नहीं किए, जबकि अगर किसी को पैसा वापस भी कर दिया जाता है तो 4-4 लाख रुपए के कोई दर्जन, 1.5 दर्जन, 2 दर्जन चेक जो है उन मुतासरीन को दे दिए जाते हैं, जिन्हें पैसे वापस किए जाते हैं चेक की सूरत में, लेकिन वो चेक बाउंस कर जाते हैं और बाउंस होने के बाद दोबारा बहरिया टाउन उन लोगों को अपने पास वापस बुलाता है और फिर 2-2 लाख रुपए के चेक दे दिए जाते हैं 4 लाख की जगह पर। तो इस तरह से ना तो उन्हें प्लॉट मिल सका, ना ही सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद वो लोग जिन्होंने पैसे दिए थे उन्हें आज तक अपने पैसे बहरिया टाउन से वापस नहीं मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप नाज़रीन को यह भी बताता चलूँ कि कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि शेख अज़मत सईद ने बहरिया टाउन के साथ भावता कर लिया और जो 460 रुपए के साथ डील कर ली और उस ज़मीन की कीमत इससे ज़्यादा थी और सुप्रीम कोर्ट को यह भावताव नहीं करना चाहिए था। तो मैं उनको ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच था जस्टिस शेख अज़मत सईद की सरबराही में, इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो बनाया गया था जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, अगर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने हतमी फैसले में कहा था कि बहरिया टाउन को ये जो ज़मीन अलाट की गई है इसका तखमीना लगाया जाए, इसका मार्केट जो कीमत है वो लगाया जाए और फिर उसके बाद अगर ये प्लॉट देने हैं, ये ज़मीन देनी है तो बहरिया टाउन को उसी कीमत के ऊपर दी जाए जो इसकी मार्केट वैल्यू बनती है। तो ज़मीन अलाट हो जाने के बाद वहाँ पर थर्ड पार्टी राइट एक्रू हो जाने के बाद ये किसी तरह से ज़मीन या इन लोगों को जो अलॉटीज़ हैं इन्हें वहाँ से उठाया नहीं जा सकता था। तो एक अच्छा फैसला किया गया शेख अज़मत सईद की जानिब से। अगर आप 1 एकड़ की कीमत निकालेंगे तो आज भी आपको किसी भी
दही इलाके के अंदर, क्योंकि ये कराची का इलाका नहीं था, कराची के बाहर का इलाका था, तो जितना 1 एकड़ की रकम सुप्रीम कोर्ट ने 460 रुपये के ज़रिए वसूल की है, वो कहीं भी आपको आज इतना बड़ा किता अराज़ी में इस कीमत के ऊपर आपको अराज़ी नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेगी। तो शेख अज़मत सईद के ऊपर इस तरह का एतराज़ करना किसी किस्म का जवाज़ नहीं बनता। और कुछ लोग एतराज़ उठाते हैं कि बैरिया टाउन साबिक फ़ौजी अफसरान को, साबिक जजों को अपने पास मुलाज़मत दे लेता है, तो इसके ऊपर भी कोई बात करने का, एतराज़ करने का बनता नहीं है। लेकिन अगर एतराज़ करना भी है तो उन लोगों पे किया जाए जो करप्शन का एक बयानिया रखते हैं, लेकिन इस करप्शन के ऊपर, बैरिया टाउन की इस करप्शन के ऊपर बात करना गवारा नहीं करते, या फिर वो मुकम्मल तौर पे खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। जो सहाफ़ी भी हैं, जो कानूनदान भी हैं, जिनका मैंने ज़िक्र भी किया है, और शायद हो सकता है अज़हर सदीक़ साहब नाराज़ हो जाएं, लेकिन मुझे पता है कि उनका दिल बड़ा है, वो गपशप के अंदाज में अगर बात की जाए तो बर्दाश्त कर जाते हैं, और बहरहाल शिकवा थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो नाराज़ नहीं होंगे। लेकिन मेरा एक स्टांस है कि करप्शन की अगर बात करनी है तो सबकी करप्शन में बात होनी चाहिए। तो ये नहीं कि आधा तीतर आधा बटेर होना चाहिए, एक की करप्शन हलाल है, दूसरे की हलाल है, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन बहरहाल नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में एक नई खिदमत के साथ, एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।